हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि चैप्टर हमारा 11 है और क्लास 6 का चैप्टर 11 लास्ट चैप्टर है, जिसमें इमारतें, चित्र और किताबें से संबंधित कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। एक्चुअली ये लास्ट आपका चैप्टर हो जाता है और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम्स में कई बार रिपीट भी हुआ है, तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा और अच्छे तरीके से इस चैप्टर को देख लीजिए। इसके बाद हमारा क्लास 6 का हिस्ट्री कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए धातु विज्ञान से स्टार्ट किया गया। तो धातु विज्ञान प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातुकर्म यानी धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे तथा टीन को मिलाकर के कांसा भी बनाया था। तो तांबा और टीन के मिश्रण को क्या कहते हैं? कांसा। ठीक है, जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से थे। तो ये प्रश्न में कई बार पूछा गया है कि हड़प्पावासी किस युग के थे? तो कांस्य युगीन थे। ठीक है, कांस्य युग के थे। और वहीं उनके जो उत्तराधिकारी हुए वह लौह युग से संबंधित है। जैसा कि हम जानते हैं कि हड़प्पा काल में लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में लोहे का कोई प्रमाण नहीं मिला, लेकिन उसके जो उत्तराधिकारी हैं उसके बाद का जो युग आया उसमें उन्होंने लोहे को खोज निकाला था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उनके उत्तराधिकारी जो कि लौह युग से संबंध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, जिसमें खोटा लोहा, पीटवा लोहा और ढालवा लोहा था। सबसे उन्नत किस्म का जो लोहा होता है वो किसको कहते हैं? पीटवा लोहा को कहते हैं। ठीक है, पीटवा लोहा को। चलिए, यहाँ पे देखिए लौह स्तंभ है, जिसके बारे में आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे, जानते होंगे। महरौली लौह स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम का एक शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश के अध्याय 10 में हमने ऑलरेडी पढ़ चुका था। ठीक है, आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी कभी भी इस स्तंभ में जो कि जंग नहीं लगा। ठीक है, तो ये उस जमाने की एक खास किस्म की कह सकते हैं कि लौह था, जिसमें अभी तक इस पर कभी भी जंग नहीं लगा। ईंटों तथा पत्थरों की इमारतें हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों से देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। ठीक है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के होते, कभी गोल तथा लंबे तथा कभी बड़े या फिर छोटे। उन सब में एक समानता होती है। प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता है। इन डिब्बों में बुद्ध या फिर उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, जैसे दांत हो गया, हड्डी, राख या फिर अन्य कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, उनके द्वारा प्रयुक्त कोई भी चीज़ या फिर कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते हैं उस स्तूप के अंदर में। ठीक है, एक डिब्बे में। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले के ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उसे कह सकते हैं गुंबद नुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता है, जिसे हम लोग प्रदक्षिणा पथ के नाम से जानते हैं। यानी कहने का मतलब, अगर ये आपका स्तूप हो गया तो इसके चारों तरफ कुछ इस तरह से एक बना होता है, चारों तरफ से ये रास्ता होता है, तो इसी को कहा जाता है प्रदक्षिणा पथ। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता है, जिसे वेदिका कहा जाता है। यानी इस रास्ते को अगर रेलिंग से इस तरह से घेर दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? वेदिका कहा जाता है। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते हैं। रेलिंग या फिर तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर आकृतियाँ होती हैं। देखिए, कभी कभी पूछा था कि तोरण क्या होता है, तो तोरण जो प्रवेश द्वार होता है, आप जो देख रहे हैं प्रवेश द्वार, इसी को कहा जाता है तोरण। ठीक है, तोरण कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक्चुअली ये क्या है? तो ये सांची का महान स्तूप आप देख सकते हैं। सांची का, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है सांची, इसको याद रखिएगा। इसको अशोक ने बनवाया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है वो गर्भगृह होता है, जहाँ मुख्य देवी या फिर देवता की मूर्ति को रखा जाता है। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि गर्भगृह क्या होता है, तो इसको याद रखिएगा। वह स्थान जहाँ पर देवी देवता को रखा जाता है। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, आप इनको देख सकते हैं। अब इसमें हमें जो पढ़ना है वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। जैसे कि उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक का निर्माण किया जाता था। जैसे इसको समझने के लिए सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। जैसे कि देखिए, अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरगांव जैसे मंदिरों के ऊपर
काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, यानी कि उस मंदिर को काफ़ी ऊंचा बनाया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। यानी मंदिर को जो ऊपर वाला जो टॉप हिस्सा होता था इस तरह से जो बनता था उसको कहा कहता था, उसको शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम का एक जगह होता था जहाँ पर सभागार होता था। यानी कि मंडप क्या होता था, मंडप सभागार को कहते थे, इसको भी याद रखिएगा। अब आगे हम देखेंगे कि महाबलीपुरम और एहोल को ढूंढे। जैसे कि अगर आप पृष्ठ 105 पे जाकर के पेज नंबर 7 में देखोगे तो महाबलीपुरम और एहोल आपको ढूंढने को बात कही जा रही है। इन शहरों में पत्थरों के बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, उनमें से कुछ यहाँ पर दिखाए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यही है, आप यहाँ पे देखिए एहोल का जो दुर्गा मंदिर ये आपको दिखाया गया। एहोल का दुर्गा मंदिर यह लगभग 1400 साल पहले जो कि बनाया गया था। चलिए इसके बाद हम इसमें देखेंगे तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ लीजिएगा। और इसमें भी कुछ नहीं है। इस देखिए ये जो क्या है, हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। अजंता के चित्र, एक्चुअली ये जो है आपका अजंता का चित्र है, जिसमें से मतलब बच्चों को कहा जा रहा है ये कुछ चीज़ें करने के लिए। चलिए इसमें देखिए पुस्तकों की दुनिया। अब यहाँ पे हमें इसमें से कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको देख लेते हैं। जैसे कि देखिए कि करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य जिनका नाम था, मतलब कि महाकाव्य है ये, एक्चुअली पुस्तक का नाम है शिल्पाधिकारम, की रचना इलांगो नामक एक कवि ने किया था। तो ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि शिल्पाधिकारम के रचनाकार कौन थे, तो इलांगो थे, ये याद रखिएगा। इसमें कोवलन नामक एक व्यापारी की कहानी है, यह पुहार में रहता था। अच्छा हमने पुहार देखा था ना, पुहार और कावेरीपट्टनम किसका ये बंदरगाह था, तो चोलों का बंदरगाह था। हमने इससे पहले वाले चैप्टर्स में देखा पुहार या फिर कावेरीपट्टनम किसका बंदरगाह था, तो ये चोलों का बंदरगाह था। अपनी पत्नी कनगी की उपेक्षा कर एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा था। बाद में वह और कनगी पुहार छोड़कर के मदुरै चले गए। वहाँ पांडे राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया था। बाकी आप इसमें कुछ कहानियां हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए शिल्पाधिकारम से लिया गया एक वर्णन है जो कि हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखिए एक और तमिल महाकाव्य था जिसको हम लोग मणिमेखलाई के नाम से जानते हैं, जो करीब 1400 साल पहले सत्यनारायण द्वारा लिखी गई थी। तो हमने ऊपर में देखा था क्या, शिल्पाधिकारम अगर क्वेश्चन पूछा है तो शिल्पाधिकारम इलांगो, और मणिमेखलाई पूछा है कि किसने लिखा है तो इसको सत्यनारायण ने लिखा है, सत्यनारायण ने। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। और इसमें जैसे अन्य भी लेखक हुए, हमने कालिदास के बारे में पहले भी पढ़ा था। कालिदास इन्होंने मतलब ये जो थे कालिदास वो संस्कृत में लिखते थे। चलिए मेघदूत की रचना इनके द्वारा की गई थी, कालिदास के द्वारा, तो ये याद रखना है। और दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं, और आप सभी लोग इस पर ऑलरेडी जानते भी होंगे, ज़्यादा चर्चा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब यहाँ पे देखिए एक प्रश्न ये कि पुरुवंश की राजधानी क्या थी, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर, पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर। अच्छा आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए कि हस्तिनापुर की खुदाई जो है वो कब की गई थी। मैंने आपको सेकेंड या थर्ड चैप्टर में बताया था, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि हस्तिनापुर की खुदाई कब की गई थी। अगला है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नामक ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में ही भगवत गीता भी है, तो भगवत गीता का संबंध महाभारत से है, इसको आप अच्छे से जानते हैं। इसके बाद देखिए कौशल की राजधानी क्या है, कौशल की राजधानी अयोध्या। कौशल की राजधानी अयोध्या, जिनका संबंध भगवान राम से हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें हमें क्या है कि विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखा। आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखा, इसमें उन्होंने लिखा था कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी वैज्ञानिक तर्क दिया था। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने के लिए विधि ढूंढी थी, निकाली थी, जो उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। वरामिहिर, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मचार्य, कुछ अन्य भास्कराचार्य भास्कराचार्य अन्य गणितज्ञ और खगोलविद जिन्होंने कई खोजें की हैं। तो ये सभी कुछ जो वैज्ञानिक आप देख रहे हैं इनकी काफ़ी फेमस पुस्तक भी हैं और इनकी रचनाएं भी रही, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इसके बारे में देखिए आयुर्वेद हमने ऑलरेडी चरक के बारे में पढ़ा हुआ था, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो कि प्राचीन भारत में विकसित होती है। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, एक तो चरक जिनको हम लोग द्वितीय शताब्दी में ऑलरेडी देख चुके थे पहले के चैप्टर्स में, और एक थे आपके सुश्रुत जो कि चरक, देखिए चरक द्वारा लिखी गई चरक संहिता आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था, कई बार पेपर में पूछा गया, ठीक है। और साथ ही साथ
सुश्रुत जो संहिता है वो सुश्रुत ने लिखा है, इसको भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे कि कागज़ का आविष्कार कब हुआ था। तो कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून, किसके द्वारा, काई लून नामक जो व्यक्ति है उसके द्वारा की गई थी। पौधे के रेशों को कपड़ों और रस्सियों और साथ ही साथ पेड़ की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबा करके उसका पानी निचोड़ कर तब उसे सुखा करके कागज़ बनाया। आज भी हाथ से कागज़ बनाने की इसी विधि को अपनाया जाता है। तो हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो कागज़ का आविष्कार हुआ वो कहाँ पर हुआ, चाइना में हुआ। करीब 1900 साल पहले किसने किया, काई लून नामक व्यक्ति ने किया था। राइट, तो ये सब आपको याद रखना है। अब ये चैप्टर हमारा चूँकि कंप्लीट होता है, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि यह चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब बारी है इसके जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू है उसको लगाने की। तो चलिए हम एमसीक्यू को कवर कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला प्रश्न ये है कि स्तूप के चारों ओर बना वृत्ताकार पथ क्या कहलाता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि जो स्तूप होता है उसको हम लोग, उस स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला, और उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ होता है जिस पर परिक्रमा किया जाता है। तो उससे हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्रदक्षिणा पथ के नाम से जानते हैं। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रदक्षिणा पथ। इसके बाद सेकेंड है कि मंदिर के जिस भाग में मुख्य देवी या फिर देवता की मूर्ति रखी जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। मंदिर के जिस भाग में मुख्य देवी देवता को रखी जाती है उसको किस नाम से जानते हैं, और इस स्थान को काफ़ी पवित्र भी माना जाता है, तो इसे हम लोग गर्भगृह के नाम से जानते हैं। गर्भगृह, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पुरुवंश की राजधानी कहाँ थी। पुरुवंश की राजधानी कहाँ पर थी। तो आपको याद रखना कि पुरुवंश की जो राजधानी थी वो हस्तिनापुर था। हस्तिनापुर, यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर। फ्रेंड्स, छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है यार, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। अगला है कि पुराणों तथा महाभारतों को संकलित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। पुराणों तथा महाभारत को संकलित किया गया था किसके द्वारा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन हमारा बन जाएगा जो कि ऑप्शन बी, ऋषि वाल्मीकि यहाँ पे कह सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे वाल्मीकि नहीं, वेदव्यास होगा। ऑप्शन हम सी पे जाएंगे, वेदव्यास बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, वेदव्यास, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, सी इज़ द राइट आंसर, वेदव्यास। जबकि रामायण वाल्मीकि होगा। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि कागज का आविष्कार चीन में निम्न में से किसके द्वारा किया गया। बताइए कि कागज का जो आविष्कार है वो चीन में किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था। और हमने देखा था कि इसका आविष्कार करीब 1900 साल पहले हुआ था, और इसका संबंध काई लून नामक व्यक्ति से। काई लून, ऑप्शन बी। ठीक है, काई लून व्यक्ति करेक्ट आंसर होगा बी। सांची का जो महान स्तूप है कहाँ स्थित है। सांची का महान स्तूप कहाँ पर स्थित है, जिसको अशोक ने बनवाया था। क्या मैंने आपको बताया था सांची की स्तूप कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन बी में, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। ठीक है, मध्य प्रदेश। अगला देखिए, एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाए गए मंदिर को क्या कहा जाता है। एक ही विशाल पहाड़ी को तराश करके, काट करके उसको अच्छा मंदिर का रूप जो दिया था, तब उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसे एकाश्रम कहा जाता है। एकाश्रम, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, एकाश्रम। अगला देखिए, तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम में किसकी कहानी मिलती है। शिल्पाधिकारम के रचनाकार कौन थे। शिल्पाधिकारम के रचनाकार थे इलांगो। और इसमें किसकी कहानी मिलती है, तो इसमें कन्नगी और कोवलन की कहानी मिलती है, इसलिए यहाँ पे हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे जो कि बिल्कुल सही है। अगला है कि शिल्पाधिकारम की रचना किसने की थी, तो इसका तो राइट आंसर हमने देख ही लिया। 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग बता दीजिएगा। चलिए, इसके बाद अगला है कि संस्कृत रामायण के रचयिता का नाम बताइए। संस्कृत रामायण को किसने लिखा, तो संस्कृत रामायण को लिखा गया है किसके द्वारा, हमने क्या ऊपर में देखा, वाल्मीकि, यानी महर्षि वाल्मीकि। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वाल्मीकि। अगला है कि अजंता के चित्र कितने वर्ष पुराने हैं। अजंता के चित्र लगभग कितने वर्ष पुराने माने जाते हैं, कितने वर्ष पुराने हैं, क्या बनेगा राइट आंसर। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 1500, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, 1500 साल पहले। आर्यभट्ट द्वारा लिखी पुस्तक का नाम क्या है। आर्यभट्ट द्वारा लिखी पुस्तक का नाम क्या है, क्या होगा। आर्यभट्ट ने एक पुस्तक लिखा जिसको हम लोग आर्यभट्टियम के नाम से जानते हैं, आर्यभट्टियम, ऑप्शन ए होगा आर्यभट्टियम। ठीक है, आगे देखिए। अगला है कि महरौली का जो लौह स्तंभ है किस शहर में स्थित है। महरौली का लौह स्तंभ किस शहर में स्थित है, इसको बताने का कोई मतलब नहीं बनता, सभी को पता है, तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। अगला है कि कौशल की राजधानी क्या है। कौशल की राजधानी क्या थी,
तो कौशल की राजधानी का संबंध हम किससे रखेंगे? अयोध्या से। अयोध्या ऑप्शन ए, ठीक है। जबकि पुरु का कहाँ पर था? हस्तिनापुर। अगला है कि महरौली के समीप लौह स्तंभ का निर्माण लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? महरौली का जो लौह स्तंभ है जिस पर आज तक जंग नहीं लगा, वो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1500, ठीक है। सतनार ने किसकी रचना की थी? बताइए कि सतनार ने किसकी रचना की थी? अगर आपने ऑप्शन ए को टिक किया तो आपका जवाब गलत है, क्योंकि सतनार मणिमेखलाई ने, यानी मणिमेखलाई की रचना सतनार ने किया था। यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। शिल्पाधिकारम के रचनाकार इलांगो थे, ठीक है। और मेघदूत के रचनाकार कौन थे? कालिदास थे, ऑलरेडी हमने देखा था। तो देखिए, हमने इस वीडियो में आपका जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो हमने कवर कर लिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 6 कंप्लीट होता है। चैप्टर 6 के हिस्ट्री हमने कंप्लीट किया। चैप्टर 6 बोल रहा हूँ, क्लास 6 का हिस्ट्री हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब बारी है इसके मास्टर वीडियो की। तो देखिए, मैं कोशिश करूँगा कि 2 मास्टर वीडियो बनाऊँ। पहला मास्टर वीडियो कि आपका सभी जो भी मैंने बुक बताया आपको, मतलब बुक में जो भी अंडरलाइन चीज़ें बताई उनको एक अलग वीडियो में रखा जाए, और जो भी एमसीक्यू हमने देखा उनको एक अलग वीडियो में रखा जाए। यानी बुक अलग हो जाएगा और एमसीक्यू आपका अलग हो जाएगा। क्या आप राज़ी हैं दोनों के लिए, या फिर सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू लाया जाए? तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। हम मास्टर वीडियो दोनों पे काम करेंगे, बोलेंगे तो दोनों कर देंगे, या फिर किसी एक को भी कर देंगे। इसके बाद आप लोग काफ़ी कमेंट कर रहे थे कि साइंस को स्टार्ट करिए या फिर 7 क्लास स्टार्ट करें। तो देखिए, हम अभी तक कंफर्म नहीं हो पाए कि आप लोग करना क्या चाहते हो। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप लोग बताइए कि एग्जैक्ट क्या स्टार्ट किया जाए। साइंस को स्टार्ट करें या फिर क्लास 6-7 की हिस्ट्री को ही आगे कंटिन्यू करें। जो भी रहेगी बात आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।